पूरी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज हम आपको श्रद्धा मर्डर केस की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। इतना तो आप भी जानते होंगे कि आफताब नाम के एक सनकी दरिंदे ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की पहले हत्या कर दी और फिर उसके शव के 35 टुकड़े करके पहले उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और अगले कुछ हफ्तों के अंदर उन टुकड़ों को दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आफताब और श्रद्धा की मुलाकात कब और कैसे हुई थी? दोनों कब से साथ रह रहे थे? आफताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों और कैसे की? आखिर आफताब ने श्रद्धा के शव को ठिकाने कैसे लगाया? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, श्रद्धा की हत्या करने के 6 महीने बाद भी आफताब पुलिस की पकड़ से कैसे बचा रहा? इस दौरान आफताब ने क्या कुछ किया और आखिर उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई और अब तक की पुलिस जांच में क्या कुछ हुआ है? चलिए इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करते हैं और आपको केस से जुड़ी वो जानकारी देते हैं जिसके बारे में आपको अब तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। यकीन मानिए, हमेशा की तरह इस केस से भी जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से हम आपको अवगत कराएंगे जिसके बारे में आपने अब तक नहीं सुना होगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले इस कहानी के 2 मुख्य किरदारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस कहानी के विलन आफताब का पूरा नाम आफताब अमीन पूनावाला है। उसकी उम्र फिलहाल 28 साल है। आफताब का परिवार महाराष्ट्र के वसई में रहता था। आफताब इस घटना को अंजाम देने से कुछ महीने पहले तक मुंबई में ही रह रहा था। वहीं से इसकी पढ़ाई लिखाई हुई। आफताब ने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। इसके अलावा उसने मुंबई में एक बड़े 5 स्टार होटल से शेफ की भी ट्रेनिंग हासिल की हुई है। वो एक वेल ट्रेन्ड शेफ है। सोशल मीडिया पर आफताब की पहचान एक फूड ब्लॉगर की है। इसके अलावा आफताब ने लंबे समय तक कॉल सेंटर में भी काम किया है। दूसरी तरफ इस कहानी की पीड़िता श्रद्धा की बात करें तो इनका पूरा नाम श्रद्धा वालकर था। श्रद्धा की उम्र अभी यही कोई 26 साल के आसपास थी। श्रद्धा का परिवार महाराष्ट्र के पालघर में रहता था। श्रद्धा के पिता विकास वालकर पास के ही बाजार में अपनी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते हैं। मां का नाम सुमन था। वहीं श्रद्धा का एक 23 साल का भाई भी है। श्रद्धा के माता पिता के आपसी रिश्ते बहुत बेहतर नहीं थे, इसलिए श्रद्धा के पिता अलग रहते थे, जबकि श्रद्धा की मां दोनों बच्चों को लेकर अलग रहती थी। श्रद्धा की अपने पिता से शायद ही कभी बात होती थी। श्रद्धा का जन्म जरूर एक छोटे शहर के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, मगर उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद श्रद्धा पालघर को छोड़कर 2018 में मुंबई शहर में आ जाती हैं और यहाँ मलाड में कुछ दिनों तक अपने एक दोस्त के पास रहती हैं और नौकरी की तलाश में लग जाती हैं। श्रद्धा ने मास मीडिया में डिग्री हासिल की हुई थी। कुछ कोशिशों के बाद श्रद्धा को एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है। जॉब करते हुए जब श्रद्धा को कुछ महीने बीत जाते हैं, इसी दौरान 2019 के मई महीने में श्रद्धा की दोस्ती एक डेटिंग ऐप पर आफताब अमीन पूनावाला नाम के लड़के से होती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि आफताब भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में ही काम करता है। इसके अलावा वो पार्ट टाइम में फूड ब्लॉगिंग और फोटोग्राफी भी करता है। शुरुआती बातचीत के बाद ही दोनों दोस्त बन जाते हैं और कुछ समय बाद मिलने का भी प्लान करते हैं। पहली 1-2 मुलाकात के बाद ही श्रद्धा आफताब से काफी प्रभावित होती है और दोनों लिव इन में रहने का प्लान बनाने लगते हैं। इन दोनों की दोस्ती मई महीने के आसपास हुई थी और 2019 के अक्टूबर महीने में ही ये नए गांव में ही एक फ्लैट किराए पर ले लेते हैं और एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। यहाँ कुछ महीने रहने के बाद ये दोनों वसई में रहने चले जाते हैं। कुछ महीने ही इन दोनों को साथ रहते हुए बीते थे कि अब दोनों फैसला करते हैं कि हम शादी कर लेंगे। इसी फैसले के बाद श्रद्धा अपनी माँ के पास जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि मैं आफताब नाम के एक लड़के के साथ रह रही हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही श्रद्धा की माँ बेटी को समझाना शुरू कर देती है और कहती है कि वो दूसरे धर्म का है और हमारा धर्म दूसरा है, इसलिए हम इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर सकते हैं। तरह तरह से श्रद्धा की माँ श्रद्धा को समझाने की लाख कोशिश करती हैं, मगर उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और ये मुलाकात झगड़े का रूप ले लेता है। आखिरकार श्रद्धा घर से ये कहते हुए निकलती है कि अगर आप लोग नहीं भी राजी होंगे तब भी मैं आफताब से ही शादी करूंगी और अब आप समझो कि मैं आपकी बेटी हूं ही नहीं। इतना कहने के बाद अपना सामान लेकर श्रद्धा वहां से निकल जाती है और आफताब के साथ लिव इन में ही रहना जारी रखती है। श्रद्धा को इस तरह घर छोड़कर गए हुए कुछ ही महीने हुए थे कि जनवरी 2020 में
अचानक से श्रद्धा की मां को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। श्रद्धा को जब इस बात का पता चलता है तो वो मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर जाती हैं। इस बार वो कुछ दिनों तक घर रुकती हैं, लेकिन एक बार फिर से वापस आकर आफताब के साथ रहने लगती हैं। इधर अब तक तो आफताब और श्रद्धा के बीच सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन जब श्रद्धा आफताब से शादी करने के लिए कहती हैं, तो आफताब उसे टालने लगता है। इस बात को लेकर दोनों में काफी बहस होती है। इसी नोकझोंक के बीच आफताब श्रद्धा पर हाथ भी उठा देता है। श्रद्धा को इससे काफी ठेस पहुंचती है और वो अपनी एक सहेली को फोन करके कहती है कि आफताब ने मुझे मारा और धमकाया है। मैं पुलिस कंप्लेंट करने जा रही हूं और अब इसके साथ नहीं रह सकती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रद्धा की दोस्त ने इस बात का खुलासा हाल ही में किया है। इस घटना के बाद आफताब श्रद्धा से माफी मांगता है और आइंदा ऐसी गलती ना करने की कसमें खाता है। इसलिए श्रद्धा उसे माफ कर देती है और एक बार फिर से साथ रहने लगती है। कुछ महीने तक फिर सब कुछ ठीक ठाक ही चलता है, लेकिन श्रद्धा के दोस्त के दावे के अनुसार 2021 के जुलाई महीने में एक बार फिर से आफताब ने श्रद्धा को बुरी तरीके से मारा पीटा था और एक बार फिर से श्रद्धा ने पूरी घटना अपने दोस्त को बताई थी और एक बार फिर से आफताब को छोड़कर जाने की बात की थी। मगर इस बार भी आफताब किसी तरह श्रद्धा को मना लेता है और दोनों साथ रहना जारी रखते हैं। इसी लड़ाई झगड़े के बीच 2022 आ जाता है। आफताब और श्रद्धा मूड फ्रेश करने के लिए हिमाचल ट्रिप का प्लान बनाते हैं और फरवरी के अंत में कुछ दिनों के लिए ये दोनों मौज मस्ती करने के लिए हिमाचल चले जाते हैं। वहां से वापस आने के बाद ये दोनों फिर से मुंबई आकर अपने काम में लग जाते हैं। इसी दौरान अब श्रद्धा एक बार फिर से आफताब को शादी करने के लिए कहती है। इस बार आफताब अपने घर जाता है और घर वालों से कहता है कि मैं श्रद्धा के साथ पिछले लगभग 3 साल से लिव इन में रह रहा हूं, उससे ही शादी करूंगा। श्रद्धा के माता पिता की तरह ही आफताब के घर वाले भी अलग धर्म की दुहाई देते हुए इस रिश्ते को नामंजूर कर देते हैं और आफताब को हिदायत देते हैं कि जितनी जल्दी हो तुम इस रिश्ते को खत्म कर दो। जब दोनों के ही परिवार वाले इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं तो आफताब श्रद्धा से कहता है कि अगर हम मुंबई में रहे तो हम दोनों शादी नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों दिल्ली चले जाएं और वहीं रहकर जॉब भी कर लेंगे और वहीं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसी के बाद 8 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद पहली रात ये दोनों एक होटल में गुजारते हैं और अगले दिन छतरपुर इलाके में रहने वाले अपने एक दोस्त के यहाँ जाते हैं और फिर एक फ्लैट छतरपुर इलाके में ही किराए पर लेते हैं और यहीं श्रद्धा और आफताब साथ में रहने लगते हैं। माँ की मौत के बाद घर से वापस आने के बाद श्रद्धा ने सिर्फ 2 बार अपने पिता को फोन किया था और उसके बाद से फिर श्रद्धा की अपने पिता से कभी कोई बात नहीं हुई। भले ही श्रद्धा की अपने पिता या भाई से बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी, मगर कुछ दोस्त ऐसे थे जिनसे अक्सर श्रद्धा की बात होती थी और उनके जरिए श्रद्धा के पिता और भाई श्रद्धा का हालचाल ले लिया करते थे। इसके अलावा श्रद्धा अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें पोस्ट किया करती थी। श्रद्धा का भाई इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने वाली तस्वीरों से अंदाजा लगा लेता था कि श्रद्धा कहाँ है और क्या कर रही है। इस तरह इन पोस्ट के जरिए उन लोगों को पता चलता रहता था कि श्रद्धा ठीक ठाक है। समय यूं ही बीत रहा था कि 2022 के जून महीने में श्रद्धा का एक दोस्त श्रद्धा के भाई के पास फोन करते हुए कहता है कि पिछले कुछ महीनों से श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, अगर उसका कोई दूसरा नंबर है तो मुझे भेजो। इसके बाद श्रद्धा का भाई भी नोटिस करता है कि श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एक्टिविटी बंद ही है। पिछले 1-2 महीने से श्रद्धा ने एक भी नई फोटो पोस्ट नहीं की थी। हालांकि इस दौरान श्रद्धा इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन जरूर रहती थी। इसी के बाद श्रद्धा का भाई श्रद्धा के मोबाइल पर फोन करता है तो श्रद्धा का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। एक तरफ इंस्टाग्राम अकाउंट से अब कोई नई तस्वीर पोस्ट नहीं हो रही थी, दूसरी तरफ श्रद्धा का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। ऐसे में अब उसके भाई को कुछ अनहोनी की आशंका सताने लगती है। वो अपने पिता को भी इस बारे में बताता है। इसके बाद ये दोनों श्रद्धा के कई दोस्तों को फोन करते हैं और श्रद्धा के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक दोस्त बताता है कि कभी कभी श्रद्धा से इंस्टाग्राम पर चैट हो जाती है। हालांकि फोन पर बात किए हुए 2 महीने से भी ज्यादा बीत चुका है। भले ही श्रद्धा के पिता से श्रद्धा के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे और इन दोनों के बीच बीते 3-4 महीने में एक बार भी फोन पर बात नहीं हुई थी, लेकिन ये जानने के बाद
कि बेटी का मोबाइल कुछ महीनों से स्विच ऑफ है, श्रद्धा के पिता परेशान हो जाते हैं और अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं। श्रद्धा से भी उनकी बात नहीं हो पाती है और ना ही आफताब से उनका कांटेक्ट हो पाता है। थक हार कर 6 अक्टूबर 2022 को श्रद्धा के पिता वसई पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद 12 अक्टूबर 2022 को वसई पुलिस स्टेशन से ये केस मानिकपुर पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस की शुरुआती जांच पड़ताल में पता चलता है कि श्रद्धा कुछ महीने पहले तक आफताब नाम के एक लड़के के साथ रह रही थी। पुलिस आफताब का मोबाइल नंबर किसी तरह हासिल कर लेती है और फोन पर ही आफताब से श्रद्धा के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान आफताब बताता है कि 22 मई 2022 को श्रद्धा और मेरी काफी लड़ाई हो गई थी। इसी के बाद श्रद्धा यहाँ से सभी सामान लेकर ये कहते हुए वापस चली गई कि कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। तब आफताब पुलिस वालों को फोन पर बताता है कि उसके बाद से मुझे नहीं पता कि श्रद्धा कहाँ है, क्योंकि उसके बाद से हमने कभी भी श्रद्धा को फोन नहीं किया। पुलिस वालों को आफताब की इन बातों पर कुछ हद तक यकीन हो जाता है। फिर भी आफताब के नंबर को सर्विलेंस पर डाल दिया जाता है। हालांकि उससे भी बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता है और ना ही श्रद्धा का कोई अता पता चलता है। इधर पुलिस का शक एक बार फिर से घूमकर आफताब पर ही आ जाता है। इसलिए 3 नवंबर 2022 को एक बार फिर से आफताब को दिल्ली से मुंबई आकर थाने में पेश होने के लिए कहा जाता है और एक बार फिर से यहाँ आफताब से पूछताछ शुरू हो जाती है। पहले पूछताछ केवल फोन पर हुई थी और उसे रिकॉर्ड में भी शामिल नहीं किया गया था, मगर इस बार आफताब का रिटन स्टेटमेंट लिया गया था। इस बार भी आफताब ने अपनी पुरानी बात ही दोहराते हुए कहा कि 22 मई 2022 को मेरी और श्रद्धा की लड़ाई हो गई। उसके बाद श्रद्धा रूम छोड़कर चली गई। अब मुझे नहीं पता कि श्रद्धा कहाँ है। इस पूछताछ में भी पुलिस को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली और एक बार फिर से आफताब को छोड़ दिया गया। इस पूछताछ के बाद आफताब वापस दिल्ली आ जाता है। हालांकि बाद में जब आफताब के इस लिखित बयान की जांच पड़ताल की जाती है तो पुलिस वालों को कई जगह आफताब के बयान में कमी और विरोधाभास नजर आने लगती है और पुलिस वालों को शक होने लगता है कि कहीं न कहीं आफताब बहुत कुछ छुपा रहा है। इसी के बाद एक बार फिर से 8 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस आफताब को सवाल जवाब के लिए बुलाती है। इस बार आफताब अपने ही बुने जाल में बुरी तरीके से फंस जाता है। दरअसल शुरुआती 2 बार की पूछताछ में आफताब ने बताया था कि श्रद्धा से 22 मई को उसकी बहुत ज्यादा नोकझोंक हुई थी और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। इसी के बाद श्रद्धा 22 मई 2022 को ही अपना मोबाइल लेकर और अपने कुछ कपड़े लेकर वहां से निकल गई थी। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के क्रम में एक दिन पुलिस वाले को पता लगता है कि एक तरफ आफताब ने पूछताछ में बताया था कि 22 मई को ही श्रद्धा अपना मोबाइल लेकर चली गई थी, जबकि 26 मई 2022 को श्रद्धा के मोबाइल से ही एक बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए श्रद्धा के बैंक अकाउंट से आफताब के बैंक अकाउंट पर 54,000 रुपए भेजे गए हैं। जब ये ट्रांजैक्शन किया गया था उस समय मोबाइल की लोकेशन एग्जैक्ट छतरपुर में उस जगह की थी जहां पर पहले श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। इसके अलावा जब पुलिस ने श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि मई के आखिरी हफ्ते में भी उसी छतरपुर की लोकेशन से श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल किया जा रहा था और कुछ दोस्तों से चैट भी हुई थी। यहां तक कि 31 मई 2022 को भी छतरपुर लोकेशन से ही श्रद्धा की एक फ्रेंड से चैट हुई थी। अब दिल्ली पुलिस आफताब से सवाल करती है कि अगर 22 मई को ही श्रद्धा यहां से जा चुकी है तो आखिर उसका मोबाइल फोन कैसे पहले 26 मई और फिर 31 मई को इसी घर पर ऑन हुआ और उससे ट्रांजैक्शन हुए। आफताब इन सवालों का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता है और फिर कड़ाई से पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है। आखिरकार पुलिस की सख्ती के आगे आफताब की सारी हेकड़ी निकल जाती है और फिर आगे जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस पूछताछ के दौरान आफताब खुलासा करता है कि अभी दिल्ली आए हुए इन दोनों को कुछ ही दिन बीते थे कि 18 मई 2022 की शाम अचानक इन दोनों में घर के खर्चे तथा काम को लेकर बाता बहस शुरू हो जाती है। ये बाता बहस कुछ ही पल बाद तीखी नोकझोंक का रूप ले लेती है जो आगे हाथापाई में बदल जाती है। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अचानक आफताब श्रद्धा को जोर से धक्का देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। श्रद्धा के जमीन पर नीचे गिरते ही आफताब उसके सीने पर चढ़ जाता है और अपने हाथों से
श्रद्धा का गला दबा देता है। आफताब के बयान के अनुसार वो तब तक श्रद्धा के गले को दबाए रखता है जब तक कि श्रद्धा की सांस नहीं थम जाती है। श्रद्धा की जान लेने के बाद आफताब वहीं पर कुछ देर बैठा रहता है और फिर लाश ठिकाने लगाने की प्लानिंग करने लगता है। इसी सब सोच विचार में काफी समय बीत जाता है। क्योंकि बहुत रात भी हो चुकी थी, इसलिए पहले तो वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है, साथ ही बियर भी लाता है और श्रद्धा की लाश के बगल में बैठकर खाना खाता है और बियर भी पीता है। साथ ही रात में वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह उठकर आफताब श्रद्धा की लाश को बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है और अब लाश को ठिकाने लगाने के तरीकों के बारे में जानने के लिए इंटरनेट का सहारा लेना शुरू कर देता है। इंटरनेट पर काफी खोजबीन करने के बाद आफताब अच्छे से तैयार होकर घर के बाहर आता है और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए मार्केट जाता है और सबसे पहले ये एक 300 लीटर का बड़ा सा फ्रिज खरीद कर लाता है। क्योंकि फ्रिज वाले ने फ्रिज डिलीवर करने के लिए कुछ घंटे का समय मांगा था, इसलिए वो ऑर्डर देकर दूसरी दुकान चला जाता है और वहां से एक आरी खरीद कर लाता है। इसके अलावा वो एक और दुकान में जाता है जहां से वो कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक बैग्स खरीदता है। इसके अलावा एक दूसरी दुकान से आफताब बड़ी मात्रा में परफ्यूम, अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर, फ्लोर क्लीनर समेत साफ सफाई में इस्तेमाल होने वाले कई दूसरे केमिकल्स खरीदता है और उसे लाकर घर के अंदर रख देता है। कुछ समय बाद जब फ्रिज आ जाता है तो आफताब उस फ्रिज को अपने घर के बाहरी दरवाजे के पास ही रखवा लेता है तथा फ्रिज इंस्टॉल करने आए मैकेनिक को यह कहते हुए वापस कर देता है कि मुझे फ्रिज इंस्टॉल करना आता है, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस अपने पैसे लो और चले जाओ। इस तरह अकेले ही आफताब फ्रिज को अंदर ले जाता है और फिर उसे इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आफताब फ्रिज में 2 बोतल पानी भरकर रखता है ताकि फ्रिज को जांचा जा सके कि फ्रिज सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। जब ये कंफर्म हो जाता है कि फ्रिज सही ढंग से काम कर रहा है तो अब आफताब उस खौफनाक काम में लग जाता है जिसे सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहले आफताब उस बाथरूम में चला जाता है जहां उसने श्रद्धा के शव को छुपा कर रखा था। बाथरूम में जाने के बाद वो सबसे पहले बाथरूम के सभी नल और शावर को खोल देता है तथा खरीद कर लाई गई आरी से शरीर के टुकड़े करना शुरू कर देता है। आफताब इतना शातिर दिमाग था कि उसने इंटरनेट के जरिए मानव शरीर की रचना को भी समझ लिया था। साथ ही उसने जानकारी भी हासिल कर ली थी कि पहले शरीर के किन अंगों को सबसे पहले ठिकाने लगाना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले वो श्रद्धा के पेट को फाड़कर उसकी आंतों को निकालता है और उसे पॉलिथीन बैग में डाल लेता है। इसके अलावा वो पेट के अंदर मौजूद दूसरे अंगों को भी निकालकर पॉलिथीन में डालकर उसे भी फ्रिज में डाल देता है। आफताब इतना बेरहम दिल था कि ये सब करते हुए उसके हाथ जरा भी नहीं कांपते हैं और वो शरीर के टुकड़े करके उन्हें पॉलिथीन में भरकर फ्रिज में भरना शुरू कर देता है। ये सब करते हुए आफताब थक गया था और उसे भूख भी लग गई थी, इसलिए एक बार फिर से वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है। साथ ही बाजार से खुद ही फल, दूध, सिगरेट और बियर इत्यादि भी खरीद कर ले आता है। वो ऑनलाइन मंगवाया गया खाना खाता है और जो बच जाता है उसे उसी फ्रिज में रख देता है जिसमें उसने श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को रखा हुआ था। उसने लाश के तो कुछ टुकड़े कर दिए थे मगर बड़ा हिस्सा अब भी वैसा ही था। आफताब को अच्छे से मालूम था कि मई की गर्मी में अगर लाश को यूं ही छोड़ दिया तो इसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए वो घर में अच्छे से परफ्यूम छिड़क देता है। साथ ही हर जगह रूम फ्रेशनर लगाने के अलावा अलग अलग तरह के केमिकल्स छिड़क देता है ताकि बदबू ना हो। साथ ही फ्रिज के अंदर के सभी रैक्स और शेल्फ को हटाते हुए फ्रीजर के निचले वाले हिस्से को बिल्कुल खाली कर देता है और वहां पर वो श्रद्धा के शव के उस हिस्से को रख देता है जिसे अभी काटना बाकी था। इस तरह फ्रिज के फ्रीजर में पॉलिथीन में उन छोटे छोटे टुकड़ों को रखा गया था जिसे थोड़ी देर पहले आफताब ने काटा था। उसके नीचे बड़े से खंड में शरीर का वो हिस्सा रखा गया था जिसे काटना बाकी था और फ्रिज में जो जगह बाकी रह गई थी उसमें आफताब ने अपने खाने पीने की चीजें रखी थी। लाश को फ्रिज में रखने के बाद आफताब फ्लोर की काफी अच्छे से सफाई करता है ताकि छोटे से छोटे सबूत को भी मिटाया जा सके। वो घर में सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करता है ताकि खून के नामो निशान तक को मिटा दिया जाए। ये सब करने के बाद
अब आफताब अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है और रात के लगभग 2 बजे सबसे पहले फ्रिज से उस थैली को निकालता है जिसमें उसने श्रद्धा की आंत और लिवर को रखा था। उस बैग को अपनी पीठ पर बांधने वाले बैग में रखता है और बड़ी सावधानी से रात के सन्नाटे में घर से निकलकर छतरपुर की जंगल की ओर निकल जाता है। क्योंकि ये पहला दिन था, इसलिए आफताब जंगल में बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जाता है और एक जगह खड़े होकर पूरी ताकत लगाते हुए उन थैलियों को जंगल में अंदर की ओर जोर से फेंक देता है। जब वो जंगल तक जा रहा था तो इस दौरान कई लोगों की नजर उस पर जरूर पड़ी थी, मगर रात दिन दौड़ती भागती दिल्ली में किसी ने भी उसे नहीं टोका और रास्ते में एक भी पुलिस वाले की उस पर नजर नहीं पड़ी। इस तरह आफताब को यह तरीका काफी सुरक्षित नजर आया और उसने इसी तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। आफताब के बयान के मुताबिक हत्या करने के अगले 18 दिनों तक वो लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता था और रात के 2 बजे बड़े आराम से जाकर उसे छतरपुर के जंगलों में फेंक देता था। आफताब कितना बड़ा सनकी था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी रोज श्रद्धा के चेहरे को काफी देर तक बैठकर देखता था और कई बार तो उसने श्रद्धा के चेहरे पर मेकअप भी लगाया था। इससे भी हद तो उसने ये की थी कि जब वो आखिर में श्रद्धा की खोपड़ी को फेंकने गया तो उसने श्रद्धा के चेहरे को पूरी तरीके से जला दिया था ताकि गलती से किसी के हाथ भी ये खोपड़ी लग जाए तो उसकी पहचान ही ना हो पाए। आफताब के इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस वालों की भी रूह कांप जाती है। आगे पुलिस पूछताछ में आफताब ने यह भी बताया कि श्रद्धा की हत्या के बाद वही श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई थी। अगर अचानक से उसका इंस्टाग्राम बंद होता तो लोगों को आफताब पर शक हो जाता। इसलिए श्रद्धा की हत्या करने के बाद लगभग 3 महीने तक आफताब श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट को यूज करता रहता है तथा वो श्रद्धा के दोस्तों से श्रद्धा बनकर बात भी करता है ताकि किसी को कोई शक ना हो। उसकी ये चाल कामयाब रही और अपने जुर्म पर लगभग 5 महीने तक पर्दा डालने में भी आफताब कामयाब रहा। हालांकि उसकी यही चालाकी उस पर भारी भी पड़ी, क्योंकि पुलिस ने श्रद्धा के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करते हुए ये पता लगा लिया कि श्रद्धा का मोबाइल आफताब के लोकेशन पर ही एक्टिवेट हो रहा था, जबकि उसने बताया था कि श्रद्धा 22 मई को ही मोबाइल लेकर जा चुकी थी। वैसे लगभग 3 महीने तक आफताब श्रद्धा का मोबाइल यूज करता है। फिर जब वो मुंबई वापस जाता है तो वहीं श्रद्धा का मोबाइल फेंक देता है। इसके अलावा सबूत मिटाने की नीयत से 20 मई को ही आफताब ने श्रद्धा के उन कपड़ों को कचरा फेंकने वाली गाड़ी पर डाल दिया था जो कपड़ा श्रद्धा ने मर्डर के वक्त पहना हुआ था। इसके अलावा जिस आरी का इस्तेमाल उसने श्रद्धा की बॉडी को काटने के लिए किया था उसे भी उसने एक नाले में जाकर फेंक दिया था। पुलिस आफताब के पुराने मोबाइल से कुछ सबूत इकट्ठा कर सकती थी, इसलिए आफताब ने पहले ही उस पुराने फोन को भी बेच दिया है। हालांकि पुलिस उस पुराने फोन को तथा श्रद्धा के मोबाइल को भी हासिल करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। पुलिस जांच में कुछ और ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे सुनकर आपको और भी ज्यादा झटका लगेगा। एक तरफ घर के अंदर फ्रिज में श्रद्धा के लाश के टुकड़े रखे हुए थे, तो दूसरी तरफ इसी दौरान आफताब ने उसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए एक और लड़की को अपने जाल में फंसा लिया था और उससे भी दोस्ती कर ली थी और फिर उसे भी कई बार अपने उसी फ्लैट में बुलाया था। आफताब के बयान के मुताबिक जब उसकी वो दोस्त आती थी तो उस दिन वो फ्रिज से श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को निकालकर अलमारी में रख देता था ताकि गलती से अगर कोई फ्रिज खोल ले तो उसके राज से पर्दा ना उठे। हैरानी की बात तो यह है कि 17 नवंबर 2022 को कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि श्रद्धा की हत्या के बाद और गिरफ्तारी से पहले तक कम से कम 20 लड़कियां उसी डेटिंग ऐप के जरिए आफताब के जाल में फंसी और उनमें से कई लड़कियां बारी बारी करके उस फ्लैट पर भी आईं। अब पुलिस उन लड़कियों की भी लिस्ट निकलवाकर पूछताछ के लिए उन्हें समन जारी करने जा रही है ताकि इस बात की जांच हो सके कि कहीं श्रद्धा की हत्या किसी दूसरी लड़की के चक्कर में तो नहीं की गई है। एक सवाल यह भी उठता है कि आफताब को इतनी मौज मस्ती करने के लिए पैसे कहां से आ रहे थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा की हत्या करने के कुछ ही हफ्तों बाद आफताब ने नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल कर ली थी, जहां उसे महीने की 52,000 रुपए तनख्वाह मिल रही थी। चलिए अब बात करते हैं कि पुलिस जांच कहां तक पहुंची है।
आफताब के खुलासे के बाद पुलिस ने सबसे पहले आफताब को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिल गई। पुलिस का पहला लक्ष्य है कि ये सबूत इकट्ठा किया जा सके कि आफताब जो बात कह रहा है वो सच है या नहीं। यहाँ पुलिस के सामने अपराधी को ढूंढने की चुनौती नहीं है, बल्कि ये साबित करने की चुनौती है कि सच में श्रद्धा की ही हत्या हुई है। यानी यहाँ पुलिस को अपराधी की नहीं बल्कि पीड़िता की तलाश है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसके पास अब तक कोई पुख्ता फिजिकल एविडेंस नहीं है। हालांकि आफताब ने जिन इलाकों में लाश के टुकड़ों को फेंकने का दावा किया था, वहां पुलिस आफताब को लेकर गई थी और बीते 3-4 दिनों की तलाश में पुलिस ने पूरे इलाके से लगभग 13 हड्डी इकट्ठी की हैं और उन्हें फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा है। पहले यह साबित करना है कि ये हड्डी जो मिली हैं वो इंसानों की हैं या नहीं। अगर ये साबित हो जाता है तो फिर उसके बाद उन सैंपल्स का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि वो मिली हड्डियां श्रद्धा की हैं। डीएनए टेस्ट के लिए श्रद्धा के पिता के भी सैंपल लिए जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस को अब तक वो आरी नहीं मिल पाई है जिसका इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े करने के लिए किया था। अगर वो आरी नहीं मिलती है तो सबूत कमजोर रह सकता है। इसके अलावा पुलिस को यह भी साबित करना है कि जिस घर में आफताब ने हत्या का दावा किया है उस घर में श्रद्धा थी। वैसे तो लोकेशन को छोड़ दिया जाए, यानी डिजिटल एविडेंस को छोड़ दिया जाए, तो अब तक पुलिस को एक भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिल पाया है जिससे यह साबित हो सके कि श्रद्धा की वास्तव में उस घर में हत्या हुई थी। दरअसल आफताब इतना शातिर दिमाग है कि उसने इंटरनेट के सहारे फॉरेंसिक जांच से जुड़ी सभी बारीकियों को अच्छे से समझते हुए सारे सबूत एसिड और फ्लोर क्लीनर का इस्तेमाल करते हुए नष्ट कर दिए हैं। उस घर में सबूत के तौर पर सिर्फ एक चीज बाकी है और वो है वो फ्रिज जिसमें आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को रखा था। हालांकि सभी टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद आफताब ने उस फ्रिज की भी काफी अच्छे से सफाई कर दी थी। इस कारण अब तक वहां से भी पुलिस को बहुत पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। वैसे 17 नवंबर 2022 को पुलिस को आफताब की 5 दिन की और अतिरिक्त रिमांड मिल गई है। साथ ही कोर्ट से नार्को टेस्ट की भी इजाजत मिल गई है। ऐसे में उम्मीद है कि बहुत जल्द पुलिस कोई ना कोई ठोस सबूत निकाल लाएगी जिससे आफताब को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकेगी। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि आफताब को ऐसी सजा मिले जिसे सुनकर ऐसा करने की सोच रखने वाले की भी रूह कांप जाए और फिर कोई दूसरी श्रद्धा टुकड़ों में ना बटे। दोस्तों, आपके अनुसार आफताब को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें ताकि बाकी लोग भी इस हैवानियत भरी कहानी को जान सकें और अनहोनी होने से पहले खुद को या अपनों को बचा सकें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। क्राइम की दुनिया से जुड़ी इस तरह की सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।